Hello friends, my name is Govind Tripathi and warm welcome in my channel Handroo's Classes। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेसिस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने एक वीडियो में बेसिस की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है और दूसरे वीडियो में मैंने बेसिस को प्रिपेयर करने के मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप वो वीडियो देखें। आई एम श्योर दैट कि आपके सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। नाउ एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, इस पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि हमको मालूम है कि जो बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी उनका टेस्ट थोड़ा तीखा होता है, और दे आर सोपी इन टच, यानी उनको छूने से हमें थोड़ा स्लिपरी जैसी फीलिंग आती है, यानी जैसे कि हम किसी सोप को छू रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉन्सेंट्रेटेड जो बेसिस होते हैं दे आर करेसिव इन नेचर ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम ये जानना चाहें कि जो गिवन केमिकल है वो बेस है कि नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, बेसिस लिटमस सॉल्यूशन को रेड से ब्लू में चेंज कर देते हैं। इसके साथ साथ बेसिस मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज कलर से येलो कलर में चेंज कर देते हैं। और अगर हम बेसिस को टेस्ट करें फेनोल्फथालीन में, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो फेनोल्फथालीन का जो कलर होता है दैट इज कलरलेस, लेकिन जब बेसिस उससे रिएक्ट करते हैं तो उसके कलर को कलरलेस से वो पिंक कर देते हैं। तो ये बेसिस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेट्स टॉक अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे मैंने बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन। तो देखिए जो बेसिस होते हैं, ये देखिए जो बेस होते हैं ये अमोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, साथ ही साथ एक बेस फॉर्म करते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बेस 1 और बेस 2 लिख रखा है। उसका रीजन ये है क्योंकि रिएक्टेंट में भी एक बेस है और प्रोडक्ट में भी एक बेस है, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने रिएक्टेंट के बेस को बेस 1 और प्रोडक्ट के बेस को बेस 2 लिख रखा है। वैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्ट 2 लिख रखा है, जबकि यहाँ सॉल्ट 1 नहीं लिखा है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अमोनियम सॉल्ट है तो ऑब्वियसली यही सॉल्ट 1 होगा। तो इस तरीके से हमें रिएक्टेंट में सॉल्ट 1 और बेस 1 हमारे पास है, और प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हैं हमारे पास सॉल्ट 2 और बेस 2 है। अब ये कैसे रिएक्शन होती है देखेंगे। देखिए जो जैसे यहाँ देखिए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब ये रिएक्ट करता है अमोनियम सॉल्ट से, इसको हमने अमोनियम सॉल्ट क्यों कहा कि NH4 को अमोनिया कहते हैं, और क्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है जो सॉल्ट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड बना लेता है और इसी को हम कहते हैं अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करता है NaCl, जिसको अपने हम फूड में भी यूज करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल बेस है, तो ये फर्दर डिकम्पोज होकर के अमोनिया और वाटर को फॉर्म कर लेता है। और अगर आप देखें इसको तो आप देख सकते हैं ये एक डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे आप देखें कि क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो NH4Cl डिकम्पोज होता है, और यहाँ पर हमको NH4+ यानी अमोनियम रेडिकल और क्लोराइड रेडिकल मिलते हैं, जो कि क्लोराइड एक नेगेटिव रेडिकल है, और यहाँ पर हमको सोडियम रेडिकल मिलता है पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड रेडिकल मिलता है नेगेटिव। अब ये जो अमोनियम रेडिकल है पॉजिटिव, ये जो हाइड्रोक्साइड जो नेगेटिव रेडिकल है इसे केमिकली कंबाइन करके ये फॉर्म कर लेता है NH4OH, जो कि एक अनस्टेबल बेस होता है। और आप देखिए यहाँ पर जो क्लोराइड रेडिकल था नेगेटिव, और यहाँ पर जो सोडियम है जो पॉजिटिव रेडिकल है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल ये केमिकली कंबाइन करके यहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वैसे अगर हम देखें यहाँ पर अब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया हुआ है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये CaOH2 लिखा हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है NH4Cl से, तो यहाँ पे देखिए हमको सॉल्ट मिल रहा है CuCl2, और यहाँ पर भी हमको दोबारा NH4OH ही मिलता है, जो बाद में डिकम्पोज होकर के NH3 और 2H2O बना लेता है। और जैसा मैंने पहले रिएक्शन में एक्सप्लेन करा कि ये एक डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों ही कंपाउंड डिकम्पोज होंगे, और इनके जो अपोजिट रेडिकल्स है, यानी जो पॉजिटिव रेडिकल है वो नेगेटिव रेडिकल से, और ये जो नेगेटिव रेडिकल है ये पॉजिटिव रेडिकल से केमिकली कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट और बेस देते हैं। तो इस तरीके से बेसिस रिएक्ट करते हैं
अमोनियम सॉल्ट के साथ। अब हम देखेंगे बेस का रिएक्शन मेटालिक सॉल्ट के साथ। देखिए यहाँ बेस में लिखा है एक्वस, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब ये लिक्विड में है, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है। और ये मेटालिक सॉल्ट हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ देखिए कॉपर और आयरन या मेटल है, और साथ में यहाँ पे क्लोरीन इनके साथ है। जैसे मैंने बताया कि जो हेलोजेंस होते हैं, जिसमें क्लोरीन एक हेलोजन है, ये सॉल्ट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, देयरफॉर इनको हम कहते हैं मेटालिक सॉल्ट। अब ये मेटालिक सॉल्ट जब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, तो आप देखिए यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं और हमको यहाँ पर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड हमको मिलता है। अब अगर रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर देखिए सॉल्ट 2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेटालिक सॉल्ट है तो ये अंडरस्टूड है कि ये सॉल्ट 1 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर ये कॉपर क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको देखिए यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट मिल रहा है और साथ ही साथ हमको कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, यानी मेटालिक हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, जो कि एक बेस है। और जो एरो आप देख रहे हैं ये शो करता है कि ये प्रेसिपिटेट है, और इसका जो कलर होता है दैट इज ब्लू इन कलर। और इनसॉल्युबल लिखने का मतलब ही है कि दैट इज प्रेसिपिटेट। अब आप देखिए वैसे ही जैसे कॉपर क्लोराइड ने रिएक्ट किया, वैसे ही देखिए आयरन क्लोराइड यहाँ रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि बेस है। और देखिए यहाँ पर फिर से NaCl मिल गया हमको, और यहाँ पर हमको आयरन हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो कि जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, यानी इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है रेडिश ब्राउन। फिर देखिए यहाँ पे जिंक क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ये भी एक बेस है एक्वा सॉल्यूशन में। और देखिए यहाँ पर हमको जो सॉल्ट मिल रहा है दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पर हमको जिंक हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो कि एक इनसॉल्युबल बेस है, और इसका कलर होता है, इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है व्हाइट। तो इस तरीके से आप देखिए कि बेसिस किस तरीके से मेटालिक सॉल्ट के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, और किस तरीके से वो सॉल्ट और हमको मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स के प्रेसिपिटेट हमको देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि जो बेसिस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो मेटालिक कार्बोनेट और वाटर में चेंज हो जाते हैं। जैसा आप देखिए यहाँ पर मेटालिक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये पोटेशियम और सोडियम दोनों मेटल है, और OH क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, इस वजह से हम उसको कहेंगे मेटालिक हाइड्रोक्साइड। तो आप देखिए मेटालिक हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इनमें रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद हमको पोटेशियम कार्बोनेट, क्योंकि CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट, ये फॉर्म हो जाता है। और इसके साथ ही साथ देखिए वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। और अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, ये जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इस पर रिएक्शन होती है, और यहाँ पर हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ हमको यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बेसिस जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, तो फिर वहां पर वो मेटालिक कार्बोनेट्स और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। अगला रिएक्शन देखिए, यहाँ पे है इनसॉल्युबल बेसिस, यानी कि जब हम इनसॉल्युबल बेसिस का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी उनको हम हीट करके उनको डिकम्पोज करते हैं, तो हमको एज अ प्रोडक्ट मेटालिक ऑक्साइड्स और वाटर हमको मिलता है। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं ये तीनों ही इनसॉल्युबल बेसिस हैं। और देखिए इनका जब हमने यहाँ पर ये हीटअप किया, हीट का साइन है ये, तो आप देख सकते हैं इनकी डिकम्पोज हो गए, और हमको यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो कि एक बेस है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिस होते हैं, वो मिल जाता है, और वाटर का फॉर्मेशन होता है। वैसे देखिए जब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का हमने इसको हीटअप किया, तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, यहाँ पर हमको कॉपर ऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो गया। और यहाँ पर देखिए लेड का जब हुआ रिएक्शन, सॉरी ये हमने जब लेड हाइड्रोक्साइड को हमने हीटअप करा और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, तो आप देखें यहाँ पर हमको लेड ऑक्साइड और वाटर हमको मिल जाता है। इसके साथ साथ जो बेसिस हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, और हम देखेंगे कि किस तरीके से देखिए जो बेसिस है, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मान लीजिए मैंने यहां पर एक बेस लिया NaOH, ये आपको मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका रिएक्शन कराया मैंने
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ। तो देखिए जब NaOH को हम रिएक्ट कराएंगे H2SO4 से, तो आप देख सकते हैं कि NaOH ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड में डिकम्पोज होगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और सल्फेट में डिकम्पोज होगा। तो देखिए जो Na है वो सल्फेट से रिएक्ट कर लेगा, और ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा OH से, तो हमको क्या मिल जाएगा, Na2SO4 प्लस यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर इसको बैलेंस करना चाहें, अगर 2 लगा देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसको हमने यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि आपको मालूम है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो उसको एक्सचेंज करेंगे तो हमको Na2SO4 मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं एक और रिएक्शन लूँ, मैं लूँ अगर बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन कराऊँ मैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमको पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा और हमको यहाँ इस तरीके से वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ मिल गया KNO3 और यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम और नाइट्रेट इन दोनों की वैलेंसी 1 होती है, देयरफॉर वी आर गेटिंग KNO3। तो इस तरीके से आप देखिए बेस और एसिड ने रिएक्ट करा और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। अगर हम एक, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, अगर हम यहाँ पर एक और बेस लें जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, और मान लीजिए हम इसका रिएक्शन कराएं सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो जिंक है ये सल्फेट से रिएक्ट करके बनाएगा जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करके OH से रिएक्ट करके बनाएगा वाटर। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा यहाँ पर ZnSO4 प्लस H2O। आप देखिए यहाँ पर हमको इस तरीके से ZnSO4 और H2O मिल जाता है, और अगर आप यहाँ 2 लगा देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड से, तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ, ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। थोड़ा सा रिएक्शंस को याद करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिख लेके याद करें। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं, आप समझ लेते हैं, तो आसानी के साथ आप इन रिएक्शंस को याद भी कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने बेसिस पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के लास्ट में है, आप वो भी जाके देखें तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो सो दैट योर फ्रेंड्स should also see, and please subscribe my channel and press the bell icon so that you should get my latest video as early as possible. Thank you.